एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट थिंग जो आपको ये पढ़नी है इस चैप्टर में वो है व्हाट इज केमिस्ट्री, राइट। तो आपको सबसे पहले ये रट लेना है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे आगे क्वेश्चन व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप पहले लिखेंगे साइंस इज वेरियस डिसिप्लिन्स। ओके, देखिए केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, जूलॉजी होती है, जियोलॉजी होती है, बहुत होता है। ठीक, अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप ये सब लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो वॉर में यूज होता है, पहली बात तो वॉर में कैसे यूज होता है? अब टीएनटी टीएनटी बनाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ओके, हाइड्रोजन बॉम्ब एटसेट्रा, बहुत सारे बॉम्ब्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री के यूज से बनाए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, ये हम 10th में पढ़ ही चुके हैं। जैसे बेकिंग सोडा इज प्रिजर्वेटिव, उससे काफी खाने बचाए जा सकते हैं उसको डालकर, जैसे कि मिल्क, राइट। डाइज, डिटर्जेंट्स, ये भी एसिड से ही बनते हैं। सेरेमिक्स में आ जाता है आपका पीओपी, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये भी केमिस्ट्री के यूज से बनता है। लैबोरेटरीज में यूज होता है। ड्रग्स, अब ड्रग्स में आपको याद कर लेने कई टाइप के ड्रग्स, जैसे कि पहले तो होता है एंटीपायरेटिक्स ड्रग होता है। एंटीपायरेटिक्स Antipyretics is used to lower the body temperature. Antipyretics, right? Antipyretics होता है। अब एंटीबायोटिक्स ही नहीं होता है सिर्फ, इसमें एनाल्जेसिक्स होते हैं, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। ऑलरेडी से काफी सारे ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो इलीगल होता है। ड्रग्स मतलब आप जान लीजिए दवाइयाँ होती है एक टाइप की। ऑलराइट, अब आती है बात मैटर की। सो व्हाट इज मैटर? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले पढ़ा है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड एक्वायर्स स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ऑलराइट, अब मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, फिजिकली एंड केमिकली। तो फिजिकली जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो उसमें तीन पार्ट आएंगे आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये होते क्या है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, जैसे कि अब ये मार्कर है तो ये सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें आता है लिक्विड। अब लिक्विड में थोड़ा सा कम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड में जो होता है डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो हट नहीं सकते एक दूसरे से। अब लिक्विड में क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी पर डेफिनेट शेप नहीं होगा, क्योंकि इनमें इतना गैप नहीं होता कि बिल्कुल अलग हो जाए ताकि इनकी वॉल्यूम हट जाए, ठीक है। बट गैस में ऐसा होता है कि ना डेफिनेट वॉल्यूम होगी ना डेफिनेट शेप होगा, क्योंकि बिल्कुल लूजली पैक्ड रहते हैं ये, और कहीं भी इधर उधर उड़ते रहते हैं, ठीक है। उड़ते क्या रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, मान लीजिए। अब ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तीनों। अगर आप इनको हीट करते जाएंगे, सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस बन जाएगा। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, आप गैस को कूल करेंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करोगे आप सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड में क्या होता है ये आप याद कर लो कि सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है सॉलिड में, और कोई टाइप का मोशन नहीं होता इसमें, ठीक है। अब केमिकली जब आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो अब आ जाएगा प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर सब्सटेंसेस। ऑलराइट, प्योर के अंदर आ जाएगा एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। ऑलराइट, अब कंपाउंड्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स एक कॉम्बिनेशन होते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आ जाइए मिक्सचर पे। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है, सारे जगह पे कॉम्पोजिशन सेम रहता है पूरे सोल्यूशन पे। होमोजेनस जो होते हैं उनको सोल्यूशन भी कहते हैं। अब हेट्रोजेनस में कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी सेम नहीं रहता है। अब कंपाउंड्स के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज से बने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग रिसोर्सेज से बने होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे कंपाउंड्स में कार्बन होता है, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है। सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे 10th की आ रही है, पर कुछ बहुत एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। तो होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर मैंने आपको समझा दिया, हेट्रोजेनस भी समझा दिया। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसमें काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि पहली बात तो कंपाउंड्स में जो मिक्स होते हैं जो एलिमेंट्स, वो एक रेशियो में होते हैं और केमिकली उनको कंबाइन किया जाता है। और मिक्सचर में कुछ भी ऐसे ही मिला दिए जाते हैं बिना किसी रेशियो के, ठीक है। कंपाउंड इज अ डेफिनेट फार्मूला, कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला होता है, बल्कि मिक्सचर को कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इस चैप्टर के, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टीज टू टाइप्स की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो विदाउट चेंजिंग कॉम्पोजिशन जो मेजर करी जा सके। जैसे कि कोई केमिकल चेंज नहीं होता उसमें, बस इतना आप जान लीजिए। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, वॉल्यूम, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब वही केमिकल प्रॉपर्टीज जब होंगी जब वहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा, और वो नॉर्मल मेथड से उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एसिडिटी एंड बेसिसिटी, राइट, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हुए। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो पार्ट चाहिए उसके, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 57 केजी, राइट, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई 57 और यूनिट क्या हुई किलोग्राम, दैट इज केजी। अब एसआई यूनिट क्या होता है? पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसमें एसआई यूनिट्स की भी 7 बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब मेट्रिक सिस्टम क्या है? मेट्रिक सिस्टम के जो 3 बेस होते हैं, मीटर, ग्राम और लीटर, इनको डिराइव नहीं किया जा सकता, ये किसी भी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं होते हैं, बल्कि जो बाकी सारी यूनिट्स होती हैं वो इन 3 से डिराइव की जा सकती हैं और वो डिराइव यूनिट्स होती हैं, ठीक है, बल्कि इसके साथ ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट बात आती है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं केल्विन और सेल्सियस में। तो देखिए एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन ही होती है, केल्विन, बट यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस जो होता है वो ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, पर वैसे केल्विन ही उसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अब केल्विन टेम्परेचर क्या होता है, अब कैसे आप निकालोगे? तो इसका भी फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे। सेल्सियस के साथ आपको कितना ऐड कर देना है? 273.15। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 11th क्लास है, अभी तक तो चल जाता था 273 हम लोग ऐड कर देते, पर अब आपको जरूर यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, 0.15 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? सो ये कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है केमिस्ट्री में, लेंथ नापने के लिए, ठीक है। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये नोट कर लीजिए, पर ये कॉमनली यूज होती है। तो एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, और ये एटम के साइज का होता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर का होता है ये ऑलमोस्ट। ये ऐसा यूनिट इसकी होती है जैसे नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया, एनएमपीएम, ऑलराइट। अब आगे बढ़ेंगे, व्हेन 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, मैं आपको पार्ट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से आपको समझ आए। डेफिनेशंस ऑफ द एसआई यूनिट्स जो है कि वो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11th के लिए तो पूछे ही जाते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हम जानती हैं आई होता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये कुछ नया है 11th क्लास के लिए, आगे वाले चैप्टर्स में भी समझ जाएंगे आप। इसकी क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल में ये नापा जाता है, यूनिट इसकी मोल होती है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का आपका कैंडेला होता है, ये भी कुछ नया, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर व्हाट इज कैंडेला? कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स आपको नेम जब करना होगा या कोई यूनिट लिखनी होगी, तो अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल यूनिट लिख दोगे तो बिल्कुल बेकार का आंसर हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे आपको। तो यूनिट से ही आपका आंसर बनने वाला है, इसलिए प्रीफिक्स लगाना और सफिक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब डेसी की बात आती है, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो, जेप्टो, युक्टो, ये याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ऑक्ट, हेप्ट याद किए थे, मैथ, एथ, ये सब ऐसी नॉमेनक्लेचर मान लीजिए इसको आप, ठीक है। तो लिस्ट आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, आप वहां से आप इसको याद कर लीजिएगा। कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज जो होंगी ज्यादा पूछी जाएंगी, जैसे कि मास हो गया। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? आप यहाँ ये आप बताइए, मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, फिर मैं समझा ही देता हूँ आपको। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। whereas weight is the force exerted on an object by the pull of gravity। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि ग्रेविटी से जितना वो उसको पुल करेगा वही उसका वेट होता है, बल्कि मास जो होता है वो उसका सब्सटेंस अमाउंट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। उसको 9.8 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अर्थ में, तब जाके वो वेट बन जाता है, वरना हम लोग का मास जो है वो बहुत कम है, पर जो हम लोग का वेट है वो बढ़ जाता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अगर आप मून पे चल जाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, मास उतना ही रहेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इसके किलोग्राम। किलोग्राम तो बहुत ही इजी, मतलब बहुत इजी टॉपिक है, ये हम लोग समझ ही जाएंगे। केजी यानी 1000 ग्राम्स मेक 1 केजी। ऑलराइट, अब आते हैं लोग वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे एक रूम है तो उसमें कितनी एयर है वो उसके वॉल्यूम से पता चलेगा। ठीक है, अब इसकी क्या होती है वैल्यू? क्यूब में निकलता है इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि कोई भी मीटर क्यूब है, 1 मीटर का अगर कोई भी स्क्वायर है या फिर कोई भी, मतलब वो तो डिपेंड करता है, हम लोगों ने 9th में पढ़ा है सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो जैसे मान लीजिए कुछ भी है, मैं ले लेता हूँ, जैसे कि किसको ले, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ क्यूब। जैसे क्यूब होगा तो क्यूब का हमें पता है कि एक क्यूब होती है उसकी वॉल्यूम। तो अगर मैं बोल दूं इस रूम की ए कितनी वॉल्यूम है, तो आप बोलोगे एक क्यूब। ठीक है, ए वॉल्यूम नहीं होगी कभी, क्यूब में वॉल्यूम आएगी, क्योंकि लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलती है बेसिकली। अब बात आती है कि मेजरिंग डेंसिटी से। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ऐसे ही आप और भी बता सकते हो कि 1 अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मास, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक, अब ऐसा यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, ये भी पूछ सकते हैं। तो केजी मीटर क्यूब होती है, क्योंकि केजी मास की होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब होगा तो आप कैलकुलेट कर लो केजी मीटर क्यूब मीटर पावर -3। ठीक, अब टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत सिंपल है, हम भी पढ़ चुके हैं कि ये बहुत गर्म है बहुत ठंडा है, तो ये टेम्परेचर से बताते हैं आप। ठीक है, तो मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, मतलब टेम्परेचर के बाद में खत्म कर दूंगा वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, एसआई स्केल और केल्विन स्केल मेजर्ड इन केल्विन। एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है, पर कॉमनली मैंने अभी आपको बताया कि सेल्सियस में मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल भी होती है, सेल्सियस स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है। अब इन तीन में अब फ़ारेनहाइट में आप कैसे चेंज करोगे? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में आप कैसे चेंज करने वाले हो। फ़ारेनहाइट में क्या करना है आपको, 9.5 डिग्री सेल्सियस। मैं लिख देता हूँ, आप इसको या लिख लीजिएगा, आप भी नोट कर लीजिएगा इसको। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दोगे आप तो फ़ारेनहाइट बन जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला से आप निकालोगे फ़ारेनहाइट। केल्विन का क्या था? केल्विन का होता है डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक, ये आप केल्विन निकलेगा और फ़ारेनहाइट निकलेगा। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो अब सेल्सियस जैसे आपको डायरेक्ट निकालना है, फ़ारेनहाइट से आप कहाँ तक निकालोगे? तो अब डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस का भी फॉर्मूला आ जाता है आपका, आई होप हमने लिख लिया था। और डिग्री सेल्सियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5/9, 5/9 डिग्री F माइनस 32। अगर आपको डायरेक्ट सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना है तो ऐसे निकाल लोगे, लंबा काम करोगे तो क्या फायदा होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, अब जो बाकी जो चैप्टर का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, वरना ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा।